बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे नाजरीन, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के तनाजुर में पीटीआई के 41 MNA जो है वो उनके जो बयान हल्फी के हवाले से जो कागजात नामजदगी जमा कराने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उनमें से तकरीबन 39 जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक रद्द अमल दिया है। उस रद्द अमल पे बात करेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प जो है वो रद्द अमल है, और इलेक्शन कमीशन की दिलचस्पी का तनाजुर जो है उस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी एक रिपोर्ट जारी की कि उन्होंने बड़े अहम केसेस के फैसले जो वो किए हैं और केसेस सुने गए हैं, उनके फैसले भी हुए हैं। उसका भी तनकीदी जो है वो जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा टॉपिक होगा कि इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ा केस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये केस क्या है और इस केस में क्या हो सकता है और आइंदा आने वाले चंद दिन इस हवाले से अहम क्यों हैं, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से कि बुशरा बीबी की रिहाई होती नज़र आ रही है या नहीं आ रही। और इमरान खान कल जो है वो बहुत शदीद एग्रेसिव मूड में थे, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने बात की। तो इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम बात करते हैं 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो है वो बड़ा अहम फैसला दिया और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला किया। 39 जो जिनके सर्टिफिकेट पीटीआई के डिक्लेरेशन ऑलरेडी जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए थे तो वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुके थे, उनकी हद तक तो पीटीआई उन 39 को पीटीआई डिक्लेयर कर दिया गया। और जो 41 थे उनके हवाले से कहा गया कि 15 दिन आपके पास वर्किंग डेज हैं, मतलब 12 जुलाई से ऑनवर्ड 15 वर्किंग डेज कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो आपके पास हैं। आप इस दौरान जो है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवा सकते हैं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसके बाद पीटीआई की जानिब से फॉर्म्स जमा होने शुरू हुए, लेकिन पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब और पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि हमारे जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनको हरासा किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, उन पर जो प्रेशराइज किया जा रहा है। तो तरह तरह के जो तरीके जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उनको तोड़ा जा सके, और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी पीटीआई की जानिब से सिक्योरिटी इदारों पर लगाए गए। और इस तनाजुर में पीटीआई का ये दावा भी है कि 38 या 39 जो फॉर्म्स हैं वो जमा हो चुके हैं। एक या दो मेंबरान जो है वो बैरून मुल्क थे, उनके जो है वो फॉर्म जो है वो रह गए हैं। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़राए से ये खबर जो है वो जंग अखबार पर आज जो है वो लगी है। इसमें यह कह रहे हैं कि 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी वाबस्तगी सर्टिफिकेट के मवाजने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी और वाबस्तगी सर्टिफिकेट का मुवाजना करने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स और कागजात नामजदगी की सख्त सिक्योरिटी की जाएगी। सख्त पे आप फोकस रखें। एक रुकन असम्बली की जानिब से 2 हलफनामों पर भी इबहम मौजूद है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम और मुतलका विंग्स को हदायत जारी कर दी हैं कि आज़ाद अरकान के बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त सिक्योरिटी की जाए। आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी पर दस्तखत, बयान हल्फी और दस्तखत का भी जायज़ा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि जिन आज़ाद अरकान के दस्तखत मुताबिकत ना रखते हों तो उनका वाबस्तगी फॉर्म कबूल न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें कोई मतलब बात नहीं है कि सख्त तरीन जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी। ये हैरान कौन है, सख्त सिक्योरिटी होना या जैसी भी स्क्रूटनी होती है कि आपने चेक करना है कि ये फॉर्म्स जिसकी जानिब से एक पॉलिटिकल पार्टी जमा करवा रही है ये उसी ने जमा करवाए हैं या नहीं करवाए, दस्तखत उसके हैं या नहीं हुए। ये तो कोई रूटीन की बात है, इसमें ऐसी नहीं है। काश कि 8 फरवरी इलेक्शंस जो एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसने कराए, उस पर सीरियस नोयत के सवालात उठे, उस पर मुबैना धांधली के सवालात उठे। इस्लामाबाद की नशिस्तें हों व पंजाब की नशिस्तें हों, 180 से ज़ायद इलेक्शन पटिशन्स आ चुकी हैं।
लोग फॉर्म 45 ले लेकर जो है वो फिरते रहे, सवालात उठते रहे। जो ईएमएस सिस्टम था वो नाकाम हुआ। क्यों नाकाम हुआ? प्रिजाइडिंग अफसरान ने क्यों अपलोड नहीं किए वो फॉर्म 45 बर वक्त? रिटर्निंग अफसरान ने बर वक्त रिजल्ट्स क्यों नहीं दिए? इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन आज तक 8 फरवरी से लेकर आज तक सख्त इकदाम नहीं उठाए गए। वो मैं सख्त कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि 41 की सख्त सिक्योरिटी हम करेंगे। जरूर सिक्योरिटी करें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सख्त इकदाम उस पर नहीं उठाए गए। उस पर कोई जो है वो तहकीकात नहीं की गई, कोई जो है वो इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की गई। जो कल्प्रिट्स थे या जिन लोगों पे ये जो नाकामी का जो नाकाम हुए हैं, जो लोग जो उनकी ड्यूटी थी, इलेक्शन एक्ट के तहत जो ड्यूटी थी उसमें नाकाम हुए हैं, उनको उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कुछ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से सोच रहा है। तो ये एक बड़ा हैरान कुन फिनोमिना है। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि आपने गलत तशरीह की और उस गलत तशरीह की वजह से यह सारा मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन जब बजाय इसके कि ये माने कि हमसे जो है वो गलती हुई है, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो तनकीद का निशाना बना रहा है इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज में। और ये कहा रहा है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो है वो नामुनासिब है ऐसी जो है वो ऐसे इल्जामात और इस किस्म की बातें। मैं हैरान हूं कि 8 जजेस जो है वो लिख रहे फैसला, फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल भी उनके साथ शामिल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने 13 जनवरी का फैसला दिया। उसके हवाले से एक राय है मौजूद है कि वो फैसला ठीक नहीं था। अगर फर्ज करें वो फैसला मान भी ले, फिर भी जो फैसला है उस पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो जो कानून के मुताबिक होनी थी। तो जिन्होंने फैसला दिया है वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजाहत ये थी कि आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और मान भी नहीं रहे। कह रहे हैं कि हमें तो हम तो जो है वो कोई गलती, हमने गलत तशरीह नहीं की। तो बड़ा हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है कि फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे और उसके साथ एक लंबी प्रेस रिलीज जो लिखी है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि अभी ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम देख रही है कहां कहां रुकावटें हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्लियर है कि आपने 15 दिन में ये लेने हैं और उसके बाद लिस्ट लेनी है और मखसूस नशिस्तें आपने देनी है, मरकज में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन फिर जो मामला, मुझे तो मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज और इलेक्शन कमीशन के जो इकदाम है, ये पढ़कर ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकता है। तो ये है सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और देखते हैं कि ये अब सारा सिनेरियो क्या खुश उसलूबी से और आसानी से ये सारा फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म जमा होना और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलना हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत भी पैनिक में है। गवर्नमेंट भी जो है वो उसको बहुत मसाइल है। सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला होता तो हुकूमत भी हो सकता है खामोश हो जाती, कि असल में जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि जो जिनका मैंडेट था उनको दे दिया गया है। आपका मैंडेट था ही नहीं, आप क्यों जो है वो इतना शोर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं जी हम भी कानूनी चाराजोई हम करेंगे। ओ भाई, कानूनी चाराजोई आपने क्या कर लिया? आपका तो मैंडेट ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का कम से कम यह तो होना चाहिए ना स्टेमिना के आप दूसरे का मैंडेट तस्लीम कर लें। तो सिर्फ मामला मखसूस नशिस्तों का नहीं है, ट्राइब्यूनल्स का भी है। कल भी मैंने आपको बताया कि पंजाब के जो ट्राइब्यूनल्स हैं 8, इस्लामाबाद का एक ट्राइब्यूनल है, वो बड़ा अहम उसका रोल होगा। ये 8 फरवरी की जो पिटीशन है, 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर और नवंबर में टेकअप हो सकती है और 8 फरवरी इलेक्शन खुल सकता है। भाई इलेक्शन खोलने वो मामला जो है वो मेरे ख्याल में हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। अगर वो 8 ट्रिब्यूनल जो पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए थे वो और इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल एक्टिव हो गया, तो वो 8 फरवरी की पिटीशन हो सकता है खोलने की जरूरत ही ना पड़े। सूरत हाल बहुत ही संगीन है। लेकिन देखते हैं कि ये किस करवट, ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, इस पे जो है वो फर्दर देखेंगे। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से अहम केसेस के जो फैसले हैं उन्होंने किए हैं, वो कारकर्दगी में जो है वो मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं। और उन केसेस में 13 जनवरी का जो केस है वो शामिल नहीं है। 13 जनवरी को जो बल्ले का निशान के केस का फैसला आया था वो केस जो है वो शामिल नहीं है। इसके अलावा जो केसेस हैं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने जो मेंशन किए हैं उसमें एक तो भुट्टो मर्डर केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी जो गलती थी उसको तस्लीम किया। एक तो उस केस का जिक्र है कि वो 2013 से वो रेफरेंस पेंडिंग था 10 साल से, लेकिन उसको उस रेफरेंस को कभी भी मुकर्रर नहीं किया गया था। तो इसलिए चीफ जस्टिस समझते हैं कि उनकी ये कारकर्दगी है कि उन्होंने वो रेफरेंस मुकर्रर किया और उसके बाद वो रेफरेंस जो है वो समाअत के लिए उस पर समाअत हुई और फैसला हो गया। तो ये बड़ा वो उन्होंने अपनी कारकर्दगी में लिखा है। तो दूसरा मामला उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का, कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में भी उन्होंने इंसाफ दिया है, ये उन्होंने उसमें मेंशन किया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस जो है वो काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से जो दीगर जो अहम केसेस थे, एक तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो उसका निफाज हुआ जी, वो कह रहे हैं कि इसमें ख़त्म हुई ये सारी जो मोनोपोली थी, चीफ जस्टिस की मोनोपोली होती थी, जो बेंच फिक्सेशन में वो मोनोपोली जो है वो ख़त्म हुई। उन्होंने ये जो फैसले दिए, अहम फैसले जो है वो उनकी जानिब से दिए गए। तो इसमें 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं, नुकात हैं। जो 13 जनवरी का फैसला जो है उसका हवाला उन्होंने नहीं दिया। मिलिट्री कोर्ट्स के जो हवाले से फैसले थे, अभी पेंडिंग है मामलात, उसका जो है वो निपटना चाहिए था, वो नहीं निपटा। इसके अलावा 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से पटिशन्स हैं। इसके अलावा जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से पटिशन्स हैं। इसके अलावा अरशद शरीफ का केस है, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके हवाले जो है वो बनते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने अपनी कारकर्दगी बहरहाल दिखाई है कि उन्होंने बड़े अहम जनरल मुशर्रफ को भी उनकी जो सज़ा थी उसको बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा है। लेकिन जो मिसिंग पर्सन वाले केसेस हैं उनमें भी बताया जाता है कि अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें आई थी। जिस तरह जो मुस्लिम लीग नून की जो मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी की दरख्वास्त है उसमें भी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, जिसका मेंशन भी जिसको किया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। और उसमें यह कहा गया कि क्योंकि इसमें आइन का आइनी तकाजा है कि उनका जो हक है वो सलब हो जाएगा और नाइंसाफ़ी होगी, और अगर जजेस को छुट्टियां ख़त्म ही करनी चाहिए तो ख़त्म कर सकते हैं। 63(1) जो है उसकी तशरीह के हवाले से वो केस, उसमें नज़रसानी की दरख्वास्त 2022 जून से पेंडिंग है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये फिक्स होना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सितंबर 2023 में बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने जो है वो ये ओहदा संभाला, तब से लेकर अब तक तकरीबन 10 माह बनते हैं। तो 10 माह में उन्होंने ये केस फिक्स कभी नहीं किया। अब जबकि एनुअल मतलब सालाना जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियों पे जजेस चले गए हैं और बैरून मुल्क कुछ जजेस चले गए हैं, तो अब उन्होंने इस पे फोकस किया कि आइनी तकाजा है और आइन तकाजा करता है और जजेस ने जो है वो हलफ लिया हुआ है और उनको अगर छुट्टियों पर जो है वो आइन को जो है वो, तो वो उन्होंने अपनी जो है वो रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया है कि उन्होंने अब तक ये किया है। अगरचे तकरीबन 60,000 केसेस जो है वो 59,000 केसेस जो है वो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एडहॉक जजेस लाए गए हैं। देखना यह है कि वो पेंडेंसी कहाँ तक पहुँचती है। आखिरी जो हमारा मौजू है वो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस, वो केस अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। कल मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया कि उसमें अब जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला हैं, उनमें से बुशरा बीबी के वकील जो हैं उन्होंने आज़म खान पे और परवेज़ खटक पे और एक और जो है वो गवाह हैं उन पे जरा करनी है, वो कल जरा करेंगे। और साथ ही इस केस में जो तफ्तीशी अफसर हैं उनका बयान रिकॉर्ड हो जाएगा कल और अगली समाअत पे उन पे जरा होगी और जरा होने के बाद 342 का बयान होगा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का।
और उसके बाद हतमी दलाइल होंगे, मतलब इमरान खान साहब के वकील दलाइल देंगे और नैब के प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 190 मिलियन पाउंड केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि जो अगस्त शुरू होने तक ये है, अगले 10 या 12 रोज़ में इस केस का फैसला आ सकता है। अब अगर इस केस का फैसला आता है तो बुशरा बीबी जो इस वक्त जो नैब का तोशाखाना केस है उस केस में रिमांड पे हैं, उन फिजिक का रिमांड है, उन पे तफ्तीश हो रही है। तो बुशरा बीबी को अगर सज़ा हो गई 190 मिलियन पाउंड केस में तो फिर वो रिहा नहीं हो सकेंगी फौरी तौर पर, फिर हाई कोर्ट में उनको आना पड़ेगा और सज़ा मुअत्तली के लिए जो है वो दरखास्तें जो है वो दायर करनी पड़ेंगी। लेकिन देखना यह है कि अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि इस केस में जो मरकज़ी किरदार बनाया गया वो तो इमरान खान को बनाया गया और बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट वाले मामले में, लेकिन इसमें मलक रियाज अब्सकॉन्डर हैं, शहजाद अकबर अब्सकॉन्डर हैं, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी और जो एक वकील है वो जो है वो अब्सकॉन्डर हैं, वो जो मलक रियाज के बेटे हैं वो भी। तो ये सारे लोग इश्तिहारी हैं, मतलब पूरा एक कनेक्शन जो है वो नहीं है कि उन लोगों का डिफेंस क्या है, क्या पोजीशन है, कहीं पे वो मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब है। इसमें आखिरी बात मैं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के केस में फैसला महफूज है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला अगर हुकूमत वक़्त के हक़ में करती है तो उसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान को हो सकता है। अगरचे इमरान खान कह चुके हैं कि जो है वो मैं जो है फ़ायदा नहीं लेना चाहता और आप जो है वो डिसमिस करें इन अपीलों को, लेकिन ऐसे लगता है तकरीबन 95% के चांसेस हैं कि वो अपीलें जो है वो मंजूर होगी हुकूमत की और इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा। लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशरी उसमें इमरान खान हो सकते हैं। अब अगर इस केस का फैसला होने से पहले नैब तरमीम के केस का फैसला आ जाए, उन अपीलों का फैसला आ जाए, तो फिर इमरान खान को उसका बेनिफिट हो सकता है। अगर ना आया तो फिर अपीलों में हाई कोर्ट में जाकर जब वो फैसला आएगा तो फिर उनको उसका बेनिफिट हो सकेगा। तो ये है अपडेट इमरान खान के केस के हवाले से। बाकी केसेस जो है इमरान खान के 9 मई के केसेस हैं, उनमें उनका रिमांड है 25 मई तक और 22 मई तक उनका तोशाखाना के केस में रिमांड है और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी ये 22 जुलाई और 25 जुलाई को ही जो है वो होनी है। ये अलग अलग समातें हैं, 9 मई के केसेस और 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना के केस में। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।